नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जेडीयू के प्रवक्ता पूर्व मंत्री ने क्यों कहा कि आरजेडी के कई विधायक हमारे संपर्क में, और उसका करारा जवाब आरजेडी के प्रवक्ता ने भी दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जेडीयू के आरजेडी को निपटाने की तैयारी में। गंभीर सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी भी क्या जेडीयू को निपटाने की तैयारी में है, और निपटाने की तैयारी में नहीं भी है तो क्या बिहार में चेंज ऑफ गार्ड होने वाला है। ये सवाल इस संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल के समय में अमित शाह के घर में जेडीयू के दो बड़े नेताओं की मुलाकात होती है। आप याद करिए, चुनाव से पहले कई बार हमने भी चर्चा की थी कि निशांत की एंट्री पॉलिटिक्स में होने जा रही है। संजय झा मना करते थे, बड़े नेता मना करते थे, लेकिन अब सब एक स्वर में कह रहे हैं कि हम सब चाहते हैं कि उनकी भूमिका सक्रिय हो, वो पार्टी में आए और वो अपना इंटरेस्ट दिखाएं। लेकिन वो कब आएंगे ये तय उनको करना है। ऐसे में बिहार में जो बहुत कुछ हो रहा है उसको लेकर के बहुत तरह की शंकाएं बढ़ रही हैं। हम हर मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि जेडीयू के दो बड़े नेताओं के साथ क्या बात हुई, जेडीयू में जल्दी क्यों है कि वो नंबर 1 की पार्टी बन जाए, क्या बिहार में चेंज ऑफ गार्ड होने वाला है, क्या चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बदल सकता है, क्या आरजेडी में फूट होने वाला है, टूट होने वाला है, जिसका क्लेम नीरज कुमार कर रहे हैं। इन तमाम बातों की चर्चा हम करेंगे और हम आपको बताएंगे कि ये जो उथल पुथल बिहार की राजनीति में है उसके मायने क्या हैं, उसके अभिप्राय क्या हैं। पहले आप सुन लीजिए नीरज कुमार क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम सुनाएंगे मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं। पहले आइए इन दोनों नेताओं को सुनते हैं। आरजेडी के अंदर में अंतर विरोध बहुत गहरा है। उसके विधायक सब भी बहुत परेशान हैं। उसके विधायक कह रहे हैं कि भाई हम जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़े वही भाग गए, जो चुनाव हार गया उसके लिए कोई बुलाने वाला उसको नहीं है। टूर हो गया है सब, राजनीतिक टूर जिसको कहते हैं। तो राजनीतिक टूर होगा तो शिवानंद तिवारी जी ने अगर बोला है तो अपने दल के आंतरिक मामले पर बोला है, लेकिन सच तो बोला है। 17-18 एमएलए लोगों ने संपर्क करके अपनी पीड़ा का इजहार किया कि हमारे साथ यह हो रहा है। हम कहिए तो आपका आंतरिक मामला है, आप क्या करिएगा। तो कहे क्या, अरे भाई मुश्किल है, इस सब को झेलना मुश्किल है। हम के झेलने के लिए तो आप खुद गए थे, हम लोग तो नहीं कहे थे झेलने के लिए। तो जब झेलना नहीं है तो धीरे धीरे धैर्य रखिए, वेटिंग लिस्ट में रहिए। जेडीयू अपनी पार्टी बचाने के लिए बेचैन है। ये सब शिगुफा छोड़ रही है। 202 सदस्य हैं एनडीए के, इसके बाद भी इस तरह का बयान दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं डर है जेडीयू को, बीजेपी का भी। तो जेडीयू में भारी नाराजगी है। 50 से अधिक विधायक खरमास के बाद किस पाले में जाएंगे पता चल जाएगा उनको। सब तो आरजेडी के संपर्क में है, आना चाह रहे हैं। तो जेडीयू दिवा स्वप्न ना देखे। अहंकारी नेता बन गए हैं। अहंकारी लोग न किसी की राय सुनते हैं, जो मन में होता है वही करते हैं, और बिहार की जनता ऐसे लोगों के खिलाफ काम करती है। अब एनडीए के नेता अगर ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के 18 विधायक 18 उनके संपर्क में हैं, तो अब विलंब कहीं कारण कि ना। अब जदयू को भाजपा डरा रही है, भाजपा को जदयू, मैं नहीं जानता, क्योंकि 202 के आंकड़े आपने प्राप्त किया है, चाहे मस्करी मैनेजमेंट से प्राप्त कर लिए हो या जैसे भी आपने प्राप्त कर लिया, सरकार आपने बना ली। 202 का आंकड़ा फिर भी बेचैनी क्यों भाई? तो आपने सुना, कमाल का जवाब दे रहे हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि राजनीति एक तो बाहर से दिखाने की दिखाई पड़ती है, एक अंदर खाने राजनीति चल रही है। सवाल ये है कि कौन किसको निपटा रहा है। क्या जेडीयू आरजेडी को निपटाने वाली है, या बीजेपी जेडीयू को निपटाने वाली है, या जेडीयू दरअसल आरजेडी के आड़ में बीजेपी को बड़ा मैसेज दे रही है। दरअसल कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। आप देखेंगे कि इन दिनों नीतीश कुमार भी काफी एक्टिव दिखाई पड़ते हैं। आए दिन हेलीकॉप्टर पर सवार होते हैं
और अलग अलग जगह पर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि पिछले 15-17 दिनों में नीतीश कुमार की कितनी यात्रा हुई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार अपने को फिट दिखाने की जल्दबाजी में क्यों है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जेडीयू के दो बड़े नेताओं से अमित शाह की क्या बात हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आरजेडी के विधायक अगर जेडीयू के संपर्क में हैं तो तोड़ने से पहले ही जेडीयू इस बात की अनाउंसमेंट क्यों कर रही है? क्या वाकई तोड़ना चाहती है या बीजेपी को डर दिखाना चाहती है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे और सच्चाई क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत सारा पॉलिटिकल ऐसा डेवलपमेंट है जिसको हम डिकोड भी करेंगे। हम सीधे लिए चलते हैं अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। मनीष पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ मोहम्मद अकबर अली साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता जेडीयू, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ आरजू खान आरजेडी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आरजू खान साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजू साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्या 25 में से 18 विधायक आपके टूट रहे हैं? क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जेडीयू के साथ जाने को तैयार नहीं हैं? आपने देखा दो प्रवक्ता, दो बड़े नेता जेडीयू के क्या बयान दे रहे हैं, आपने सुना होगा, हमने सुनाया भी है। जरा इस पर प्रकाश डालें। इस सवाल के दो जवाब मैं देना चाहूंगा क्योंकि इस सवाल में दो जवाब छिपे हुए हैं। सबसे पहला तो सवाल यह है कि क्या 18 विधायक आपके जाने वाले हैं? तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि देखिए, किसी के सपना देखने का अधिकार को तो हम नहीं छीन सकते ना। राष्ट्रीय जनता दल किसी के भी सपना देखने के अधिकार को नहीं छीनती है। आप सपने जरूर देखिए लेकिन सच देखिए। और दूसरा सवाल का जवाब यह है, जो उसके अंदर छिपा हुआ सवाल है, कि आप 202 विधायक हैं दोनों दलों को मिला के, जो आप कहते हैं कि हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, फिर ये एक दूसरे को बड़ा पार्टी बनने की क्या परेशानी हो गई है? 4-4 मंत्रियों मंडल के शपथ नहीं दिलवाए जाते हैं और आनन फानन में एकाएक नीतीश कुमार जी एक्टिव हो गए हैं। तो क्या उनको डर कहीं भारतीय जनता पार्टी से है क्या? और ये डर पूरे देश में है। पूरे देश में ये डर नहीं है, लोग जानते हैं। लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है। नहीं कहते हम भी या नहीं कहते प्रदेशवासी भी, लेकिन उन्होंने कई ट्रैक रिकॉर्ड्स देखे हैं। चाहे वो जेजेपी हरियाणा का उठा लिया जाए, अकाली दल पंजाब का उठा लिया जाए, शिवसेना का उठा लिया जाए, या फिर बिहार प्रदेश में विगत दिनों में जो बीती घटनाएं थी, जिस तरीके से एक ही तीर से दो निशाने भारतीय जनता पार्टी करती है। चिराग पासवान का घर छीनती है, बंगला छीनती है, सिंबल छीनती है, रोते ठीक है, हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाऊं, थोड़ा सा बहुत पुराना इतिहास। अरे इतिहास में जाने का राउंड भी आएगा अर्जू साहब, वो आएगा। पहले जो फैक्ट्स है उस पे बात करते हैं ना। पहले जो फैक्ट्स है उस पे बात कर लेते हैं, इतिहास वाला राउंड भी आएगा। मैं फैक्ट्स पे ही आ रहा हूं ना। हाँ, जी हाँ। अगर ये सपना देखते हैं तो सपना अधिक देखना उनका अधिकार है, उनकी आंखें है, उनका मस्तिष्क है, सपना देखें। इससे कहां कोई उनको वंचित कर रहा है? सपने देखिए, लेकिन यह हकीकत नहीं होने वाला पर ये नंबर 1 पार्टी बनना चाहते हैं तो आपको तोड़ करके ही बनना चाहते हैं, इसमें गलत बात क्या है? अरे साहब, हमको तोड़ के बनना चाहते हैं, अगर ठीक है, अगर वो तोड़ के बनना चाहते हैं तो बन जाए, लेकिन ऐसा हो कहां रहा है? भारतीय जनता पार्टी उनको तोड़ के नंबर 1 बनना चाहती है, क्योंकि आपने कई चीजें देखी हैं। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, हम शब्दों की जादूगरी और लफाजी नहीं करते। कितने लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक नेता और प्रवक्ताओं ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा एक ही दिन का मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से हो। और ये बयान अश्वनी तिवारी ने कहा था, अश्वनी जी ने कहा था, खुद विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा था। ठीक है, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ मनीष पांडे जी भी जुड़े हैं, लेकिन मैं पहले जेडीयू का जवाब ले लूंगा, उसके बाद जाऊंगा। क्या अली साहब, बहुत जल्दी है जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनने की? शायद ऐसा इसलिए क्योंकि ना स्पीकर आपका, ना गवर्नर आपका, कहीं ना कहीं दिल्ली से पैगाम आ रहा है कि मुख्यमंत्री को बदलिए, और इसलिए आपको लग रहा है कि नंबर 1 पार्टी बनेंगे तभी हम सत्ता पर बने रहेंगे।
ये बात सच है कि 2005 के बाद मुझे लगता है दूसरी बार, जो लार्जेस्ट सीट की बात करें तो दूसरी बार आपके पास 84 सीटें हैं। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार इधर उधर जाते रहते थे और मुख्यमंत्री बने रहते थे, उनका कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ता था। इस बार बीजेपी को विकल्प दिखाई पड़ रहा है। क्या इस बात का भय है? अंदर खाने सुगबुगाहट बहुत है, इस बात को जान लीजिए। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है अली साहब, AIMIM के विधायक आपसे मिलते हैं, BSP के विधायक को आप मिला रहे हैं, इसकी चर्चा बड़ी जोरों पर है। IP गुप्ता आपके साथ आ रहे हैं, इसकी चर्चा बड़ी जोरों पर है। अगर NDA एकजुट है, 202 विधायक आपके पास हैं, तो फिर इधर उधर से विधायकों की जरूरत क्या है? मोहम्मद अकबर अली साहब जवाब दें प्लीज। जनता दल यू को कोई आवश्यकता नहीं है किसी पार्टी को तोड़ने की या जोड़ने की। अगर किसी पार्टी के MLA खुद अपनी पीड़ा बयान करें तो इस पे क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? ये तो NDA ने जो चुनाव लड़ा और NDA गठबंधन की जितनी पार्टियां थी, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि 2025 से 30 अब फिर से नीतीश। तो 2025 से 30 नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं NDA के खीमे में। लेकिन अगर किसी की जो है ये अंतरात्मा कहीं पर किसी पार्टी में अगर झिझोर रही है कि भाई यहाँ पे जो है हम जो है एज ए विधायक यहाँ पे हमारे लिए जो है जनता के बीच में जाना और पार्टी में अपनी बातों को रखना, यहाँ पर कोई जो है सुनने वाला नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, तो ये तो उनके दल की पीड़ा है। इसमें जनता दल यू और नीतीश कुमार जी की पीड़ा कहाँ से आ गई? नहीं, पर AIMIM के विधायक भी पीड़ित हैं, इसलिए आपसे मिल रहे हैं, आपके नेता से मिल रहे हैं अकबर अली साहब। क्या ऐसी बात है? BSP के विधायक भी जीतने के बाद पीड़ित हैं, इसलिए आपसे मिल रहे हैं। ये सारे पीड़ित लोग आप ही के पास क्यों जा रहे हैं? बीजेपी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? चर्चा तो ये भी है कि कांग्रेस के 6 में से 4 विधायक भी पीड़ित हैं जो आपके संपर्क में हैं, और सबकी पीड़ा दूर आप ही कर रहे हैं। ऐसा क्यों? वो भी तब जब NDA की संख्या 202 है तब। देखिए, माननीय विधायक जो है वो तो मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे ही, क्योंकि उनको अपने क्षेत्र का विकास का कार्य कराना है, तो वो मुख्यमंत्री जी से मिलके ही ना विकास का काम करेंगे। कैसे करेंगे? 5 MLA अगर MIM के गए थे तो सभी ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताया और उसके समस्याओं का निराकरण के लिए नीतीश कुमार जी ने जो है निर्देश भी दिया। तो ये तो नीतीश कुमार जी का जो है ये सरल स्वभाव है कि वो विपक्ष के भी जो माननीय सदस्य अगर किसी विकास के काम को लेकर जाते हैं तो उसमें कोई बाधा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से नहीं रहता है। वो सभी माननीय सदस्यों के जो भी सुझाव होता है और विकास के कार्यों के लिए काम होता है तो उसको नीतीश कुमार जी एक नजरिए से देख के करते हैं। चलिए ये नीतीश कुमार जी पे भरोसा है माननीय सदस्यों का, नहीं इसलिए वो अपने विकास के कार्यों को लेकर के जाते हैं, जिसमें क्या बुराई है? ठीक है। इसी तरीके से कांग्रेस में रह करके अशोक चौधरी भी मिल रहे थे, और ये भरोसा कब जो है इस तरीके में तब्दील हुआ कि वो अब JDU के सदस्य बन गए, मंत्री बन गए, और अपने आप को मानस पुत्र भी कहते हैं नीतीश कुमार के। मैं मनीष पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। मनीष पांडे जी, मैं अली साहब आ रहा हूं, आपसे 2 सवाल पूछा, बहुत सवाल पूछूंगा क्योंकि फोकल पॉइंट तो आप ही हैं भाई। ये आपके लिए अच्छी बात भी है कि आज भी 20 साल बाद सत्ता के केंद्र में आप ही बने हुए हैं और सत्ता पूरे तरीके से आपके इर्द गिर्द ही घूमती है। नीतीश कुमार जी के स्वभाव के बारे में लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार सबका काम करते हैं। नहीं, सबके हैं नीतीश, हाँ सबके हैं नीतीश, उनके दिल में बिल्कुल सबके हैं नीतीश। मनीष पांडे जी JDU के मुखिया इस तरीके से कई विधायकों से मिल रहे हैं और चर्चा बड़ी तेज है, नंबर 1 की पार्टी बनने जा रहे हैं। बीजेपी इससे डिस्टर्ब्ड है क्या? आखिरकार अमित शाह के घर पे संजय झा और ललन सिंह जो मिलने गए, क्या बातचीत हुई, कुछ ब्यौरा देंगे? और JDU नंबर 1 की पार्टी बनना चाहती है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? अभी तो नंबर 1 आप हैं, फिर JDU नंबर 1 क्यों बनना चाहती है? 202 विधायक कम है क्या 243 में, जो आपको और विधायकों की जरूरत पड़ रही है, नीतीश कुमार को जरूरत पड़ रही है? जरा ये बता दीजिए।
अरे अब 202 से कितना लीजिएगा भाई? 225 पे लेके जाइएगा क्या? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। डिबेट चल रहा था। हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैंने कहा अच्छी स्क्रिप्ट तैयार की है आपने, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पूरी तरीके से जिसको कहते हैं कि सारी चीजें इस तरह से पेश करना कि चलो ठीक है, लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तुन्ना तुन्ना ताता तुन्ना, एक बड़ा मशहूर तैयार गाना हो जाइए, नीतीश जी झुकाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो जाइए। फिट भी हो रहे नहीं, इसलिए हैं, तो फिट भी हो रहे हैं, ब्यौरा भी देंगे कहां कहां जा रहे हैं 25 नवंबर से, और क्यों इतना यात्रा कर रहे हैं। चुनाव से पहले, चुनाव से 2 महीने पहले इतना भ्रमण नहीं कर रहे थे जितना अब कर रहे हैं। तो ये इसमें भी आप मैसेज देखते हैं क्या? खैर चलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं, मैंने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और एक चीज तो हम लोगों ने प्रूफ कर ही दिया ना चुनाव के रिजल्ट के बाद, कि वो सारे लोग जो चुनाव में इन बातों को लेकर मुद्दा बना रहे थे, खास करके मीडिया के लोग भी, कि जेडीयू समाप्त हो जाएगा, नीतीश जी जो है वो सिंधे हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है वह सत्ता पे काबिज हो जाएगी, मुख्यमंत्री अपना बनाएगी। यहां तक कि चुनाव के बाद, रिजल्ट के पहले यह भी नैरेटिव्स बनाने का प्रयास किया गया कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी, आखिर क्यों बीजेपी छोटी पार्टी हो रही है, क्यों, मतलब कई प्रकार की चीजें उस बीच में, उस दौर में हम लोगों ने झेली, हम लोगों ने देखा। लेकिन ये जितने सारे कयास थे, प्रोपगंडा थे, यह हमारी दोस्ती पर, हमारे गठबंधन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पंकज जी नहीं डाल पाया। हम लोगों ने जो वादा किया था, हम लोग के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो उसी तरह कायम रही, और कोई कहीं कोई खटफट कुछ भी नहीं, उसी प्रकार का कोई ऐसा मटेरियल मीडिया को या विपक्ष को नहीं मिल पाया जिस पर कि कोई चर्चा हो सके। और नीतीश जी फिर से एक बार, 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया, और उसके बाद हम लोगों ने 10,000 रुपए भी दिए, जिसको घूस कहा जा रहा था चुनाव के बाद। और अभी तक हमारी जो सरकार चल रही है बहुत स्मूथली चल रही है। इसलिए मैंने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज आपने कहा कि क्यों जरूरत है, 202 सीटें हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, इसके बावजूद भी क्या है। देखिए, सच्चाई यह है कि यह सारी कमजोरी तो विपक्ष का है ना भाई। जो विधायक जीत कर आए हैं, अब पता नहीं वो अपने वजह से जीत कर आए कि गठबंधन के वजह से जीत कर आए, लेकिन 5 साल उनको भी जनता के बीच रहना है, और उनको पता है कि उनका नेता विदेश में घूम रहा है। तो स्थानीय स्तर पर मुख्यमंत्री, वैसे तो लोकतंत्र में सरकार बनती है, मुख्यमंत्री किसी पार्टी दल के नहीं होते, तो मुख्यमंत्री सबके होते। उस नाते ये हर एक विधायक, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो पंकज जी, सबका मुख्यमंत्री पे उतना ही अधिकार होता है। लेकिन जो विपक्ष के विधायक हैं, अगर वह वाकई में ईमानदारी से अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, तो उनके मन में एक अभिलाषा तो जरूर होगी कि सत्ता पक्ष के और मुख्यमंत्री जी के जितने करीब हम होंगे, उतना, मतलब एक यह मनोविज्ञान है एक प्रकार का, उतना हम क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में अभी योजनाओं से लेके हर काम हम करवा सकते हैं। तो एक तरफ जहां विपक्ष का नेतृत्व ही सुनापन की ओर है, कुंवर हो गया है ही नहीं, वहीं विपक्ष के विधायक अपने आप को जो है सो वह समझ रहे हैं कि हमारा खेवनहार कौन है, जो जिस प्रकार से बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है। तो देखिए, स्वाभाविक है यह खलबली होना, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह चिंता तो विपक्ष के विधायकों के बीच में ही है, और अगर वह मुख्यमंत्री जी से मिल रहे नहीं, हैं, विपक्ष के विधायकों के तो इसमें बीच कहीं में कोई है। बुरा नहीं। नहीं, देखिए, आजकल चर्चा इस बात की है कि दरअसल जेडीयू बीजेपी ही एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। आरजेडी की संख्या तो बहुत कम है, और महागठबंधन की जो संख्या है, महागठबंधन की जो संख्या है, और आरजेडी बड़ी मुश्किल से विपक्षी पार्टी बनने की भूमिका में आ पाई। 25, 243 में 25, अगर 24 भी होता तो जो विपक्षी नेता का, प्रतिपक्ष के नेता का जो तमगा मिलता वो नहीं मिला होता। ये सारी बातें सही है,
पर आजकल बिहार की राजनीति में बात तो ये हो रही है कि नीतीश कुमार कैसे काउंटर कर रहे हैं बीजेपी का। अमित शाह के घर में बात क्या चल रही है, संजय झा और ललन सिंह को अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, निशांत की एंट्री कैसे होगी, निशांत किस भूमिका में होंगे, बीजेपी ड्राइविंग सीट पर होगी, किस तरीके से सरकार चलेगी, नीतीश मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार बार बार ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो फिट भी हैं और हिट भी हैं। फिट इसका कदर है कि 25 नवंबर को हाजीपुर चले जाते हैं जूता फैक्ट्री का दौरा करने, 26 नवंबर को राजधानी के मनेर का दौरा करते हैं, 29 नवंबर को भागलपुर का दौरा करते हैं, 7 दिसंबर को फुलवारी में चले जाते हैं सुधा डेयरी प्लांट का दौरा करने, बक्सर जिले के इंडस्ट्रियल एरिया में 8 दिसंबर को जाते हैं, 11 तारीख को पूर्वी चंपारण जाते हैं, 12 तारीख को आज नवादा जा रहे हैं। ये सारा उनका दौरा हम बता रहे हैं। नीतीश ये मान चुके हैं या उनके सिपा सलार मान चुके हैं कि नीतीश फिट हैं? ये मैसेज देना बहुत साफ है, क्योंकि नीतीश हटे तो ड्राइविंग सीट पे भाजपा आएगी और इससे जेडीयू को दिक्कत होगी। सैयद मसीह साहब, आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार के पास पैगाम पहुंच रहा है? आपका स्वागत है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी हरकतों से मैसेज दे रहे हैं कि मैं फिट हूं और एनडीए हिट है तो मेरी ही वजह से है और मैं पूरे तरीके से फिट हूं गवर्नेंस के लिए। आप कैसे देखते हैं इसको? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। मेरी आवाज नहीं जा रही मेरी? हाँ हाँ बोलिए। अरे आप सीट जीते या ना जीते, परफॉर्मेंस आपका 0 रहा हो, लेकिन आवाज तो आपकी पूरी सुनाई पड़ी है चुनाव में। आप ही की आवाज, मेरी आवाज गांव-गांव तक पहुंच गई है। हाँ। और 1 साल की पार्टी से आप अपेक्षा क्या रखते थे? 13 नहीं, महीने की अपेक्षा पार्टी तो हम ज्यादा रख रहे थे, क्योंकि आप ही बोल रहे थे कि हम 150 सीट जीत रहे हैं, 250 जीत रहे हैं। बिहार सिर्फ जात पात धार्मिक उन्माद के चक्कर में पड़ा हुआ था। हमने सारे लोगों को, चाहे भाजपा के लोग हो या मैंने एनडीए गठबंधन को, या इन सबको मैंने इशू पर ला दिया। ये वृद्धावस्था पेंशन जो एनडीए का कुछ नहीं है, हमने ही कहा था कि मेरी व्यवस्था बदलेगी तो हम 2000 रुपया देंगे। अभी तो देखिए 10-10 हजार के जो हाल है। मैं एक पदाधिकारी के यहाँ कल बैठा था, बड़े पदाधिकारी के यहाँ, उन्होंने क्या कहा कि इस 10-10 हजार में हाल ये हो गया है कि हम लोगों के तनख्वाह पर आफत हो गई है। तो हमको ये लगता है पंकज जी, आप तो काफी अनुभवी हैं, और सर हमारे अनुज अकबर साहब हैं, आरजेडी के काफी मुखर प्रवक्ता आरजू खान साहब हैं, सब लोग हैं। तो मैं तो अदब से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ ना कुछ गुजरात लॉबी खिचड़ी पका रही है, और उसी के मैच फिक्सिंग के तहत, उसी में जो इनका आंतरिक बात हुई, गृह मंत्रालय दिया गया, गृह विभाग दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के उस व्यक्ति को जिस पर कई नरसंहार का आरोपी जो व्यक्ति हो, जिसने फर्जी उम्र प्रमाण पत्र दिया हो। तो ये सब कुछ हुआ है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ढकियाने की खेल चल रही है। इसीलिए नीतीश कुमार जी चुनाव के बाद से लगातार अपने को, माने हम उस दौर के नीतीश को देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी को, क्योंकि हमारी काफी निकटता रही है। तो मैं देख रहा हूं कि जब वो एमआर थे, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज थे, उस दौर में जिस तरह से नीतीश कुमार सक्रिय थे, कभी इस रेल परियोजना, कभी उस रेल परियोजना, तो उसी तरह से ये नीतीश कुमार जी इस चुनाव के बाद काफी सक्रिय हो गए हैं। इसलिए कि उनको लगता है कि हम अपने प्रभाव का उपयोग अगर नहीं करेंगे, लोगों से हम सीधा संवाद नहीं करेंगे, तो भाजपा लॉबी वही काम करेगी जो काम उसने महाराष्ट्र में किया था शिंदे के साथ। इसलिए नीतीश कुमार जी और उनकी पूरी टीम काफी सशंकित है। उसको लगता है ये जो मनीष कुमार जी है, मनीष वर्मा जी, उनके साथ क्या लोगों ने किया चुनाव के दौरान, थोड़ी से उनका पहलू बढ़ा। नहीं तो जो भाजपा के लोग जो बिहार जदयू में पड़े हुए हैं, वो तो उनको तो बिहार दौरे नहीं, चलिए पर मसीह साहब सवाल ये उठ रहा है कि अब निशांत की एंट्री की बात जेडीयू के लोग, बड़े नेता एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बात तो समझ में आ रही है। अब आरजू खान साहब
आपको लग रहा है कि निशांत कुमार की एंट्री होगी तो संगठन में होगी? आरजू भाई क्या बोलेगा, इनका तो नेता खुट्टा कबाड़ के भाग गया है। हमारे अजीज भाई आरजू खान साहब क्या बोलेंगे कि अभी सदन चल रहा था 5 तक और इनका नेता खुट्टा कबाड़ के बिहार से भाग गया। मालूम है आरजू भाई, मालूम है। हाँ, जी, मुझे अगर इजाजत है तो मैं जवाब हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, जिस ओवर कॉन्फिडेंस से लबरेज नजर आ रहे हैं मसीहुद्दीन साहब, हमें पता है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। और हम कहते रहते थे ना कि जब भारतीय जनता पार्टी हमारा सामने से मुकाबला नहीं करती है तो ऐसे अस्त्र शस्त्र को भेजती है। तो ये इनका इतरापन यही दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुश हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से, चाहे वो जनादेश की चोरी करके, डकैती करके, इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाका डाल के वो जीत गई। अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान, अरे आप हमसे उम्र दराज अपना है स्ट्रक्चर खड़ा थोड़ा सा कीजिए। सुन यही लीजिए ना। बात तो एमआईएम को बोल चोर के आप ऐसे साफ ही हो शोर गए। मचाता अब है, कुछ बचा है चोर आपका? ऐसे ही शोर मचाता है, हमको पता है चोर ऐसे ही शोर मचाता है। थोड़ा सा सुन लीजिए। 2010 में भी अगर अरे उदय आप नारायण चौधरी हमसे नहीं होते विधानसभा के अध्यक्ष तो जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब भी नेता विरोधी दल पर नहीं बनते। इतिहास को जानिए, पढ़िए कि मैं अच्छी तरह 2010 से में इतिहास को ये जानता हाल हूं राजद का और हुआ मुझे था ये भी कि मालूम है उदय कि आज नारायण इतिहास चौधरी को जी खत्म करने वाले के स्पीकर साथ ने जनसुराज है। अब्दुल आज बारी हमको ये भी सिद्दीकी पता को है विपक्ष कि का इतिहास नेता को बनाने खत्म में करने अपनी वालों के दोस्ती को साथ निभाया था। है आप समझिए, आप अब लफाजी आपका मत राजद करिए, का अध्याय, लफाजी मत करिए। तेजस्वी का आपका अध्याय ओवर खत्म हो कॉन्फिडेंस गया बताता है। है अब कि जेल भारतीय जाने, जनता अब पार्टी कोर्ट के लिए कचहरी आपने में काम पैरवी किया करने है। का चक्कर ये लगाइए। आपका इतरापन, ये आपका एरोगेंट, ये आपका घमंड, ये अपने आप में दर्शाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए आप बैटिंग कर रहे थे। इसीलिए नहीं, आप पर इतने खुश हैं। ये बता दीजिए आप ना इसीलिए इतने खुश हैं। आरजू खान साहब ये बता दीजिए, आपके 18 विधायक वाकई टूट रहे हैं? मैं तो अली साहब से बोला तो वो कह रहे थे असंतुष्ट हैं, वो अगर अपना दर्द बयां करते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई, दर्द बयां करते करते अशोक चौधरी जो है कांग्रेस छोड़ करके जेडीयू के हो गए, और इसी तरीके से अगर आपके 18 विधायक दर्द बयां करने उधर जाते हैं, मुझे लगता है मनीष पांडे जी से भी मैं ये सवाल करूंगा, तो इसका मतलब क्या है? 18 विधायक आरजेडी के जा रहे हैं, 4 विधायक एआईएमआईएम के जा रहे हैं, 4 विधायक कांग्रेस के जा रहे हैं, 1 बसपा के जा रहे हैं, तो 18, 8, 26, 1, 27 नीतीश कुमार क्या जादुई आंकड़ा के पास पहुंच जाना चाह रहे हैं क्या? क्या लग रहा है, या अंदर खाने कुछ अंडरस्टैंडिंग चल रही है आप में और जेडीयू में? चल क्या रहा है, जरा ये बता दीजिए। ये बेचैनी, फिलहाल इस बेचैनी की आप वजह जानते हैं कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। और ये छटपटाहट हमारी तरफ से नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये सपना जरूर देख सकते हैं, यह इनका अधिकार है। हम इनके सपने देखने को, मतलब अधिकार को हम नहीं छीन सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं से भी सच्चाई नहीं है। मैं कल राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में था अपने, और सारे जो है भारतीय जनता पार्टी के, जनता दल यूनाइटेड के भी ऑफिस अगल बगल में है। आपने देखा है, अब तो पटना में आए थे। मुझसे कई जनता दल यूनाइटेड के नेता जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने हमसे कहा कि हम लोगों को बड़ी डर है, बेचैनी सता रही है कि कहीं हमारी पार्टी पे कब्जा न हो जाए, हमारे आधे से ज्यादा लोग कहीं उधर की तरफ मूव न कर जाए, जिस तरीके से पिछले बार हमने देखा। तो हम इसको क्या कहें? वो भी तो पीड़ा बयान कर रहे थे, अपने दर्द को बयान कर रहे थे, और मेरे जैसे प्रवक्ता से ऑफलाइन बातें कर रहे थे। तो ये तो है परेशानी, और परेशानी है इसीलिए तो आप, भारतीय जनता पार्टी कभी इनके ऊपर कुछ कहती है, ये कभी उनके ऊपर कुछ कहते हैं। आखिर जब 200 प्लस का जब आपने मैंडेट एनडीए गठबंधन ने ले लिया, तो ये फिर बड़ी पार्टी बनने की छटपटाहट किस लिए है? किस लिए है? आपने 4-4 मंत्रिमंडल के अगर अभी भी शपथ नहीं दिलवाए तो ये किसके लिए रखा है? देखिए, खेल चल रहा है। हकीकत यह है कि जनता दल यूनाइटेड को अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी है, वो बचा ले। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारे कहीं कोई नहीं जा रहे हैं, कहीं कोई नहीं जा रहे हैं। चलिए, मैं जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी, दोनों जवाब देने के लिए बड़े आतुर हैं। अकबर अली साहब, क्या आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? अकबर अली साहब, सुन रहे हैं जी। आप ये बताइए कि ये जो अभी आरजू खान कह रहे हैं कि आप 6 लोगों को मंत्री नहीं बनाएं, आप इंतजार तो कर रहे हैं कि दूसरे दल के लोग आपके पास आएं, आप उनको मंत्री बनाएंगे, इसीलिए तो आपने वैकेंट रखा है, और इसीलिए तो चर्चा हो रही है कि आप लोगों को लाने वाले हैं, नंबर 1 पार्टी बनेंगे,
और जो लोग आएंगे उनको आप पुरस्कृत करेंगे मंत्री पद दे करके। कि आपने कई मंत्रिमंडल में देखा होगा कि नीतीश कुमार जी जो है विचार विमर्श करके फिर दोबारा मंत्रिमंडल के विस्तार पे काम करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी सरकार बनी तो मंत्री जो है बहुत सारे मंत्री बाद में बने। ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि उसी वक्त सारे मंत्री के शपथ करा दें या फिर बाद में कराएं। इसमें कोई इस तरह खिचड़ी पकने की बात नहीं है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जगह रखी क्यों गई है? जगह तो किसी न किसी के लिए रखी गई है महफूज करके। नहीं, इससे पहले भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता रहा है। मंत्री पद का शपथ कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोग बाद में भी लेते रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आएंगे तो वो मंत्री बनेंगे, इसलिए कोई पार्टी थोड़ी मंत्रिमंडल रखती है कोई आएंगे तो उनको मंत्री बनाया जाएगा। ये तो पार्टी का अपना जो है विचार विमर्श अपने फोरम पे होता है कि आगे फिर किन लोगों को मिनिस्टर बनाया जाए। और अगर तो कोई नेता का चमत्कारी चिंतन है, हर काम वो सोच सोच के करते हैं, बांध करके रख देते हैं अलमीरा के कब क्या करना है। तो ये 6 लोग मंत्री नहीं बने, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई खेल है। अरे तो एक बात बता दीजिए, मैं आरजेडी और इनसे आपसे पूछना चाहूंगा मसीह साहब, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं बीमार हैं, सोच नहीं सकते, और दूसरी तरफ ये इतना सोच लेते हैं कि अभी भी इनके घटक दल परेशान है, सारे विपक्षी आप जैसे परेशान हैं। तो आखिरकार नीतीश कुमार वो चीज है जो कोई समझ ही नहीं पा रहा है। और इनक्रोचमेंट के नाम पर जो पूरे बिहार में तोड़ फोड़ हो रही है वो भी पाप जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में। चलिए वो भी हिस्से भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में। ठीक है, अतिक्रमण के नाम पर जो जुल्म हो रहा है गरीबों पर, वो भी पाप इन्हीं लोग के हिस्से जा रहा है। मैं मनीष पांडे जी आपसे ये सवाल इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि एक तरह से अब कई जेडीयू के नेताओं का, अगर मैं आज देवेश चंद्र ठाकुर की बात करूं तो वो ऑपरेशन खल्लास की मांग करते हैं। मतलब वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर उसी तरीके से बहाल किया जाए जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। एक तरफ ये बात उठती है कि क्या बीजेपी जेडीयू के सांसदों को मिला लेगी, दूसरी तरफ ये बात उठ रही है बहुत तेजी से कि जेडीयू अपनी पार्टी को बचाने के लिए निशांत की एंट्री देने जा रही है। निशांत की एंट्री को आप लोग कैसे देखते हैं? क्या आपको लग रहा है वो सत्ता में इंटर करेंगे या संगठन में इंटर करेंगे? कहां इंटर करेंगे? देखिए, वो जहां भी इंटर करें वो उनकी और नीतीश जी की का व्यक्तिगत मामला है। हम लोग तो उनके एंट्री का स्वागत ही करेंगे, लेकिन निशांत जी के एंट्री पर बड़ी जोर से चर्चा हुई थी जब चुनाव हुआ था कि कहां से लड़ेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा। कई दिनों तक मीडिया में सुर्खियां बनी रही, लेकिन नहीं तो आप स्वागत इसलिए करेंगे क्योंकि आपकी राजनीतिक मजबूरी है। अभी तक तो आप परिवारवाद का विरोध करते थे भाई। निशांत का भी तो कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है ना। मैं जानता था कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो आप उसका तो कुछ न कुछ तो निष्कर्ष निकालेंगे ही। नहीं, मैं अगर कहता कि नहीं मैं कौन होता हूं बोलने वाला? आपने जो बोला है उसी पे सवाल पूछ रहा हूं, आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूं कि आपका परिवारवाद दिल्ली में कुछ और है और पटना में कुछ और। ये क्या है, जरा ये बता दीजिए। ये भी जान रहा था, मुझे पता था कि इस विषय ये भी वाक्य आप जरूर बोलेंगे कि आपका परिवार ऐसा है, उनका परिवारवाद ऐसा है। देखिए, मैंने अभी क्या कौन सी बातें कही। मैंने कहा कि चुनाव के समय में तो बड़ी जोर से निशांत को लेकर चर्चा थी। वो आ रहे हैं, आएंगे, फिर परिवारवाद क्या होगा, यही परिवारवाद करा के इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को ध्वस्त कर दिया बिहार में। देखिए, आप तो उपेंद्र कुशवाहा जी से क्या, उपेंद्र जी के आप तो जनाब ऐसा है मंत्री बनवा के आप लोगों ने पार्टी को ही खत्म करवा दिया बेचारे को। पुराने समर्पित छोड़ के चले गए। आप तो चुप ही रहे। बाबू जितेंद्र जी जैसे बिहार की जनता ने जिस लायक आपको छोड़ा, उसी लायक रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरी बात पूरी होने दीजिए। बाबू जैसे लोगों को छोड़ना पड़ा। मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप अपने समय में बोलिएगा। मनीष जी, आपको पूरा सुनते हैं, आप जैसे लोग कम लोग सुनते हैं, लेकिन जो बात है स्ट्रेटजी आपकी गुजरात से डील होती है। मजा आएगा कि आप मेरी पूरी बात सुने, मैं आपकी पूरी बातें सुनूं। नहीं, मैं इसलिए कहा कि मजा आएगा आप मेरी पूरी बात सुने, मैं आपकी पूरी बात सुनूं तो अच्छा लगेगा दर्शकों को भी और हम दोनों को भी। मैं पंकज जी ये बात कह रहा था कि देखिए, ये कयास वाली बात है, लेकिन एनडीए में क्या है ना कि हम लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है
चुनाव के पहले यही लोग नीतीश जी के, हम तो कभी उनके स्वास्थ्य की चर्चा नहीं किए, लेकिन यही लोग नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर कैसी कैसी बात करते हैं मनीष जी, कैसी बात करते हैं मनीष जी। जब आप एनडीए से नीतीश कुमार बाहर थे तो आपके पार्टी के नेता कह रहे थे कि उनको क्या मिला के खिलाया जा रहा है, उनका ये काम नहीं कर रहा है। बताइए तो वो सारे बाइट्स मैं सुना देता हूं। देखिए ये हकीकत ये है कि जब आरजेडी भी साथ में रहती है तो उनको विकास पुरुष बताती है, सबसे अनुभवी नेता बताती है। आरजेडी दूर जाती है तो उनको कुर्सी कुमार कहती है। आप भी जब दूर जाते हैं तो पता नहीं उनको क्या क्या नहीं कहते हैं। यही तो बात है। अच्छा पंकज जी, ये नहीं कहा नहीं, मैं आ रहा हूँ आरजू खान साहब, मैं जवाब ले लूं। नहीं पंकज जी, अभी आप डिबेट में बैठकर आरजू भाई से क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो पूरी तरीके से नीतीश जी का गुणगान करते रहे, भाजपा का गुणगान करते? आप ऐसी अपेक्षा करते हैं क्या डिबेट में? नहीं करते हैं ना भाई। विपक्ष है, विपक्ष कैसे समर्थन में बोलेगा? जब हम विपक्ष में जाएंगे तो हम चालीसा तो पढ़ेंगे नहीं, ऐसा कोई नहीं करता है, तो हम कैसे करें? इसलिए मुझे लगता है, मैंने इसलिए कहा कि हम अपनी भूमिका में रहते हैं। जब हम विपक्ष में रहते हैं तो विपक्ष की भूमिका में रहते हैं, लेकिन सार्थक विपक्ष की भूमिका में रहते हैं, विरोध के लिए विरोध नहीं करते। और ये लोग जो है, इतनी बुरी गत भी गिर जाती है, इतने बुरे स्थिति में आ भी जाते हैं तो भी सिर्फ विरोध और विरोध के लिए विपक्ष की भूमिका में रहते हैं। और मैं बार बार यही कहता हूं आरजू भाई को कि आरजू भाई, जहां से शुरुआत होती है ना, जहां अंत होता है वहां से आप शुरू कीजिए। तो आप लोग जहां से शुरुआत होती है वहीं से उसके नहीं, आरजू भाई आपका जवाब देंगे, आरजू भाई आपका जवाब देंगे, आरजू भाई आपका जवाब देंगे, पर एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए मनीष पांडे जी। अब मैं आ रहा हूं आरजू खान साहब, आपका जवाब लूंगा। मनीष पांडे जी ये भी बता दीजिए, अमित शाह के घर में जो मुलाकात हुई, क्या बात हुई, पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, जरा बता दीजिए, नहीं तो हम ही बताएंगे हमारे पास जो जानकारी है। ये बता दीजिए संजय झा ललन सिंह की बात क्या हुई, ये बता दीजिए, इसकी चर्चा बड़ी जोरों पर। देखिए अभी आपने कहा ना, अभी जैसे आपने कहा कि विभाग बांटे नहीं गए, पूरे विभाग बदले गए। अरे भाई ऐसा है पंकज जी, हमारी सोच जहां शुरू होती है ना, ठीक है ना, हम जहां सोचते हैं, अभी 3 नए विभाग बने हैं। अब ये सोचने वाली बात है, 3 नए विभागों का गठन हुआ है। ये तेजस्वी यादव के सोच से, स्वप्न से भी कहीं आगे की चीज है। वो स्वप्न में भी ये सब चीजें नहीं सोच सकते। तो अब अगर 3 नए विभागों का गठन सरकार उनके विजन को चोरी करते हैं मनीष जी आप। अरे हाँ, तो यही इसीलिए मैंने कहा कि आप उनके विजन को चोरी करते हैं, आप उनकी दूरदृष्टि चुराते हैं और आप विजन वाले हो गए। कम से कम इतनी बड़ी बातें तो मत कीजिए ना। मैं कचर नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, मैं भी नहीं करता हूँ। अच्छा है, बिहार की जनता ने तो, मेरा भी जनता नहीं है, समझ लिया ओवर कॉन्फिडेंस आरजू भाई, बिहार की जनता, अरे हमको मालूम है आपका ये ओवर कॉन्फिडेंस, जनता ने इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश बिहार की जनता ने तय ही कर दिया, हमको पता है आप कहां से सोचते हैं और हम कहां से सोचते हैं। आपने ज्ञानेश को बिहार की जनता ने अपना निर्णय दे दिया है, अब आप सिर झुका के का इनाम दिया है। नहीं, इतना बड़ा सिर झुकाकर उस निर्णय का हम सर झुका के इस्तेमाल करते, बिहार की जनता ने आपको आईना दिखा दिया, आपने कब्जा कर लिया। उसके बाद मुझे नहीं लगता हम सर झुका के हम सर झुका के ये मानते हैं नहीं किया कि आपने इस देश को तेजस्वी यादव ने बिहार की अपने जूते के तले रौंदा है। तेजस्वी यादव हम इस चीज को मानते हैं, हम इस चीज को मानते हैं। प्रकट नहीं बताइए किया, ना, आपने इलेक्शन अभी कमीशन तक तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के प्रति अपना आभार प्रकट नहीं किया। आप करना क्या चाहते हैं? तेजस्वी यादव, आप करना क्या चाहते हैं? तेजस्वी यादव को कहिए, आप कहिए ना, आपके पास दूरदृष्टि स्वीकार करना सीखे, हमारी चीजों उस मैंडेट को स्वीकार करना सीखे। चीजों को और 1 महीना से ऊपर हो गया, आपको परिणाम आए हुए, माफी अब भी कम से कम बिहार की जनता को धन्यवाद आपने इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी पे इस चले जा रहे हैं भाई, जनादेश को डकैती, कोई विषय नहीं है इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला। इस देश का चलिए ठीक है। मुझे लगता है अकबर अली साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? अकबर अली साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? अकबर अली साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जेडीयू प्रवक्ता, लगता मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सैयद मसीह साहब,
चुनाव में जरूर ये नारा था 2025 से 30 सिर्फ नीतीश। आप कब तक नीतीश कुमार को बिहार के सीएम के रूप में देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है 25 से 30 टिकने जा रहे हैं? आपको लग रहा है उनके विरोध में कुछ खिचड़ी पक रही है, बिहार में चेंज ऑफ गार्ड होना तय है? आप क्या देख रहे हैं? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हम तो सकारात्मक सोच के लोग हैं। जनस्वराज तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों और उनके दिखाए गए प्रदर्शित मार्ग पर चलने वाली पार्टी है। तो हम तो एक सकारात्मक भूमिका में हैं। और आरजू भाई मुझे क्यों उंगली दिखा रहे हैं? अरे आप अपना नेता नहीं, बदलिए। आपके राष्ट्रपति महात्मा गांधी विधान की परिषद में आप जैसे सकारात्मक सोच पे कार्यकर्ता मुझे को हंसी भेजेगा आ गई तेजस्वी, कि आप उनके तेजस्वी पच्चीनों करीब पे नहीं चलते हैं। महाराष्ट्र से फारूक को लाएगा, इसलिए हरियाणा मुझे से संजय परेशानी को थी, इसलिए लाएगा। मैंने हाथ आप दिखाया। जैसे लोगों को क्या मिल रहा है भाई मेरे? इसलिए हम आपसे पंकज जी कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे के नाम पर जो जनादेश दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार को 5 साल के लिए बिहार की जनता ने जब सम्मान दिया है तो नीतीश कुमार को इत्मीनान से भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करने दें। नीतीश कुमार को चूटी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं काटें। जिस तरह नीतीश कुमार जी को परेशान किया जा रहा है, ये बिहार के साथ खिलवाड़ है। बिहार के लोगों को अपमानित किया जा रहा है, उन महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, उन अत्यंत पिछड़े और गरीब लोगों को अपमानित किया। नहीं, पर ये बताइए मसीह साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, यही संजय झा कहते थे ना निशांत नहीं आ रहे हैं, ये संजय झा कह रहे हैं निशांत आ रहे हैं। अब उनको तय करना है कब आ रहे हैं। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? निशांत को लेकर के अब संजय झा जेडीयू के बड़े नेता सहमति क्यों दिखा रहे हैं? जो दिल्ली में उनको शाह साहब समझाते हैं, जो शाह साहब उनके कान में पहुंचाते हैं, वही बात होती है। कुछ ही गिड़गिड़ाते हैं, कुछ आदेश लेते हैं। अरे इनकी वफादारी जदयू से उस समता पार्टी जिन लोगों ने अपने खून पसीने से समता पार्टी के दौर को देखा है, रेल मंत्री नीतीश कुमार के साथ नहीं, तो आप ये बताइए, आप ये बताइए, अरे बहुत सवाल है हमको आपसे पूछने का। आप ये बताइए सोच से क्या मतलब? मसीह साहब, आप ये बताइए निशांत कुमार की एंट्री आप कैसे देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि वो सत्ता में होंगे? आप ही कह रहे हैं ना, शाह साहब जो डायरेक्शन देते हैं संजय झा कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार की जगह लेंगे निशांत कुमार, या जेडीयू उनको संगठन में लाएगी? आपके पास क्या सूचना है? नहीं, देखिए निशांत जी तो राजनीति में है ही है। मुख्यमंत्री आवास में जो आदमी लगातार 20 साल से रह रहा हो, वो राजनीति से दूर कैसे हो सकता है? उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। ये जनता दल यू का मामला है कि वो अपना नेतृत्व किसे रखे, इसलिए हम लोग इस मामले पर बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन निशांत के लिए हमारी शुभकामनाएं रही हैं। हम लोग चूंकि नीतीश कुमार जी को बहुत करीब से देखा है, करीब से रहने का अवसर मिला है। अरे एनआरसी का सवाल नहीं होता, और इस तरह का वक्फ का कानून, जिस तरह नीतीश कुमार के जो सेकुलर चरित्र को जिस तरह नंगा किया लोगों ने, और नीतीश कुमार के आगे पीछे वाले लोगों ने, नहीं तो नीतीश तो सबके थे, निश्चित रूप से सबके थे। नीतीश को लोगों ने अब सबसे दूर कर दिया। ठीक है। आरजू खान, विपक्षी पार्टी के तौर पर आप मान रहे हैं 25 से 30 सिर्फ नीतीश, या कोई और मुख्यमंत्री होगा? कैसे देख रहे हैं? एक लाइन में जवाब दीजिएगा, बहुत लंबा नहीं बोलना है। के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि ये सरकार 1 साल तक हो सकता है कि किसी तरह चल ले, लेकिन नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से हटना तय है। मैं ये यकीन के तौर पे कह सकता हूं 1 साल 1.5 साल भली सरकार चल जाए, लेकिन ये पूर्ण तरीके से ये सरकार, मतलब आपको लग रहा है यूपी चुनाव के बाद, आपको ये लग रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद वो टाइमिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1.5 साल के बाद आपको ये चीजें नहीं दिखती हुई नजर आएगी। मैं बड़ी यकीन के साथ कह सकता हूं। और एक चीज और कह सकता हूं आपको कि देखिए नीतीश कुमार जी भी माहिर हैं तोड़ने में विधायकों को, लेकिन इस बार ये जो नूरा कुश्ती का खेल है ना, वो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद, चाहे जिस भी तरीके से मिला बहुमत, उसके बाद भी ये बेचैनी क्यों है कि आज हम लोग महज 20-25 दिनों के बाद इस पे चर्चा करने लगे? ये चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये चर्चा क्यों हो रहा है? वो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के इस कदम की वजह से हो रहा है, नीतीश जी के इस अट्रैक्टिव मूड की वजह से हो रहा है
कि वो इतने परेशान क्यों है, आखिर में उनको कौन सी चिंता खा रही है। तो यहां पे तो ये कहना कि लोग पीड़ा सुना रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड को, राष्ट्रीय जनता दल को कोट करना, लेकिन खेल कुछ और हो रहा है। हम इंटैक्ट कल भी थे, आज भी इंटैक्ट थे, हमारे एक भी विधायक इधर से उधर नहीं जाने वाले हैं। चलिए मनीष पांडे जी, मनीष पांडे जी सत्ता में आने के बाद हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जब से इनकी पार्टी जीती है मुस्कुरा के जवाब देते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब तो एनडीए की सरकार बनी है, कुछ ही समय में इनके मुख्यमंत्री भी होंगे, इसलिए इनकी मुस्कुराहट थमने का नाम नहीं ले रही है। मनीष पांडे जी। पंकज जी, मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं आरजू साहब से कि भाई बिहार विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली के अनुसार आप विधिवत बिहार नेता विरोधी दल हैं और गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी पूरे बिहार में बुलडोजर चला रहे हैं। अरे कहिए लीगल नोटिस वापस हो गया क्या? लीगल नोटिस वापस हो गया क्या? लड़ाई लड़ने के लिए आरजू खान साहब। अच्छा ठीक है, मुझे लग रहा है विषय से विषयांतर हो रहा है। मनीष पांडे जी, जेडीयू प्रवक्ता भी आ गए, बीच में लग रहा था उनसे उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। मनीष पांडे जी, क्या जवाब दे रहे हैं आप जो आरजू खान बोल रहे हैं? देखिए, मैं कभी कभी जब अभी फ्री होता हूँ, काम का थोड़ा लोड कम हो गया है, तो मैं पुराने डिबेट सुनता हूँ जो चुनाव के समय में हुआ करते थे। तो मैं याद पाता हूँ पंकज जी कि वो सारे आरोप, वो सारा प्रोपगंडा, वो और आज के संदर्भ में मैं जब देखता हूँ पूरी तस्वीरें, तो मैं क्या शब्द कहूँ, आप खुद समझ रहे हैं उन सारी बातों को। तो देखिए, विषय तो घूम के उतना ही आना है ना, वो आता ही रहेगा। लेकिन हाँ, वो सारे आरोप जो विपक्ष ने लगाए थे चुनाव के समय में, वो सारे लगाए थे, वो सारे फुस हो गए, उस सब में कहीं कोई दम नहीं था। अभी देखिए, हम सभी लोग, पंकज जी आप भी बिहार के हैं, मैं तो बस एक ही प्रार्थना करता हूं कि ये जो 5 वर्ष की सरकार है, इस 5 वर्ष की सरकार, सम्राट चौधरी जी पर नरसंहार का एफआईआर नहीं हुआ था क्या? और उन्होंने कोर्ट में जेबोनाइल का सर्टिफिकेट नहीं दिया है क्या? बताइए, आप कहिए कि नहीं हुआ है। अरे आपके नेता हैं बिहार में कि कहीं एग्रीमेंट करके किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं? झोपड़ी में बैठा, उन्हीं के आशियाने में बैठा हुआ, वहीं से कर रहा हूँ। नहीं, आशियाना, मैं आशियाने की चर्चा नहीं कर रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ कि ममता दी के पास फिर चले तो नहीं गए? चुनाव आ रहा बंगाल वाला, फिर हमारी पद यात्रा और सारा आंदोलन शुरू हो रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन बंगाल चुनाव के समय बिहार में रहेंगे या बंगाल में रहेंगे? नहीं, चलिए मुझे लगता है मैं अकबर अली साहब से एक सवाल पूछता हूं। बड़ी चर्चा है कि मुख्यमंत्री 1 साल के बाद बदल जाएंगे, नया मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, जेडीयू इसको कैसे लेती है मोहम्मद अकबर अली साहब? मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, ये चर्चा तो 2020 से सब लोग सुन रहे हैं कि 45 सीट है जदयू को, इसलिए नीतीश कुमार जी को हटा दिया जाएगा, मध्य प्रदेश वाला हाल होगा और महाराष्ट्र वाला हाल होगा। और 20 से 25 आपने देखा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे और जो है जनता के काम को लगातार जो है करते रहे, तो कहाँ कोई परेशानी आई। तो अब जब नीतीश कुमार जी जो है अब 85 सीट लेकर के आ गए हैं, तो फिर यही चर्चा है। नहीं तो निशांत कुमार की भूमिका क्या होगी, जिनका आप लोग वेलकम करने को तैयार हैं? वो संगठन में आएंगे या सरकार में आएंगे? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तय करेंगे कि नीतीश कुमार जी राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो भूमिका क्या होगी, क्योंकि वो नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, तो दूसरे पार्टी के कोई भी लोग उनके भूमिका को तय नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये तो नीतीश कुमार जी तय करेंगे। चलिए, पर बड़ा सवाल यही है कि अमित शाह के घर पर संजय झा और ललन सिंह की मुलाकात के बाद ये सवाल फिर से उठना शुरू हो गया है कि आखिरकार तीनों नेताओं के बीच बातचीत क्या हुई है। ये सवाल फिर से इंपॉर्टेंट हो गया है कि चुनाव के बाद संजय झा ये क्यों कहने लगे कि हम सब चाहते हैं निशांत की एंट्री हो, निशांत की एंट्री होगी तो किस भूमिका में होगी। और एक गंभीर सवाल ये भी, हाँ मनीष पांडे जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप यह कहना चाह रहे हैं कि वो अमित शाह जी तय कर रहे हैं कि निशांत जी की एंट्री हो? अगर अमित शाह जी तय कर रहे हैं कि निशांत जी की एंट्री हो, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को निशांत जी से क्या दिक्कत है? उनकी एंट्री से क्या दिक्कत है? उनके राजनीति में आने से क्या दिक्कत है?
भाई सरकार नहीं चला रहे हैं, बहुत सारे विषयों पर सरकार के विषय पर भी चर्चा होती है। नहीं, वो ठीक है, बहुत सारे विषयों पे चर्चा होती होगी, वही तो मैं समझ नहीं पाता हूं, मैं भी नहीं समझ पाता हूं कि अभी आपकी जो भूमिका है उस हिसाब से जवाब दे रहे हैं, कल जब विपक्ष में होंगे तो उस भूमिका के हिसाब से जवाब देंगे, पर सच कब बोल रहे होंगे एक पत्रकार के तौर पर ये मेरा जानने का प्रयास बना रहेगा और मैं आपसे पूछता रहूंगा। आप अपनी भूमिका अदा कर रहे होंगे, पर मुझे सच जानने का अधिकार है और ये मैं प्रयास करता रहूंगा। इसीलिए मैं ये जानना चाह रहा हूं कि दरअसल ये जो धुआं दिखाई पड़ रही है तो ये आग लगी कहां से? चेंज ऑफ गार्ड की बात 2020 से ही चल रही हो। भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा कब? बीजेपी का मुख्यमंत्री ड्राइविंग सीट पे कब से आ रहा है? क्या 30 से पहले आ रहा है या 27 के बाद आ रहा है, जनवरी महीने के बाद में आ रहा है? क्या राजनीतिक उठापटक चल रहा है? और नीतीश कुमार चुनाव से 2 महीने पहले बिल्कुल शांत दिखाई पड़ते थे, ठीक चुनाव के बाद इतना एक्टिव क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? रोज दौरे क्यों कर रहे हैं? क्या वो इतने स्वस्थ हो गए हैं? ये भी सवाल उठ खड़ा हो रहा है कि क्या अपने आप को हिट और फिट साबित करने के लिए नीतीश कुमार लगातार दौरे कर रहे हैं? आखिरकार जेडीयू के मन में चल क्या रहा है? क्या बीजेपी के लिए काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है जेडीयू? इन तमाम सवालों का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे मनीष पांडे जी, और बार बार आप पूछेंगे, मुस्कुराहट के भीतर से हम आवाज ढूंढने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष पांडे जी, आरजू खान साहब, मोहम्मद अकबर अली, सैयद मसीहुद्दीन साहब, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।